नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल के ऊपर। हमने लास्ट टाइम बात करी थी मैग्नेटिक फील्ड की कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसमें किसी भी आपका पार्टिकल है उस पर क्या क्या फोर्सेस लगते हैं, वो सब चीज़ों की हमने बात कर ली थी। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड की बात करी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर कोई भी हमारा चार्ज पार्टिकल है अगर वो मोशन में है तो उस पर क्या फोर्स लगेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने लास्ट टाइम के वीडियोस में डिस्कस कर ली थी। फिर हमने एक वायर ले लिया था, वायर के अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड उसका काउंट किया था कि कोई भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी वायर का, एक कंडक्टर का, तो उस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, वो सब चीज़ें हमने देख ली थी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ, देखिए बायो-सावर्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जो हम आगे यूज़ करेंगे, जो भी हम आगे डेरिवेशंस पढ़ेंगे उसके अंदर ये बायो-सावर्ट लॉ हम यूज़ करेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी फॉर्मूला बेस आपके मैग्नेटिक फील्ड अब आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है इसको बहुत ही ध्यान से समझना है। बायो-सावर्ट लॉ क्या होता है और इसके क्या फॉर्मूला होता है और ये क्या कहना चाह रहा है, वो सब चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। साथ ही में हम देखेंगे कि कोई एक चार्ज पार्टिकल होगा, वो एक मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में रहेगा, मूव करेगा, तो उस पर क्या क्या अपने फोर्सेस लगेंगे, वो सब चीज़ें आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ क्या होता है। देखिए हमारा टॉपिक है आज का बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ बायो-सावर्ट लॉ क्या कहता है कि हम एक इसमें कंडक्टिंग वायर लेंगे, कंडक्टिंग वायर का हम एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे और उस स्मॉल एलिमेंट से जब हम उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, क्या वो डायरेक्शन होगी, वो सब चीज़ें आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। और बायो-सावर्ट लॉ भी यही कहेगा कि इसको हम जो फॉर्मूला हमारा जनरेट होगा वो हम देखेंगे। एक सिंपल बायो-सावर्ट लॉ कुछ नहीं है, एक जैसे हमारा कूलम्ब्स लॉ था, कूलम्ब्स लॉ हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए यूज़ होता था। ठीक है, पर बायो-सावर्ट लॉ हमारा मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज होगा। ये दो डिफरेंस होते हैं, बायो-सावर्ट लॉ और हमारे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड में पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है उसको हमने r डिस्टेंस पे रखा तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा। ठीक है, उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड देखा था, उसका हमने पोटेंशियल देखा था। सिमिलरली हम बायो-सावर्ट लॉ में भी यही चीज़ करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, जो हमारा चार्ज पार्टिकल होगा उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद देखेंगे कि उस पर किस किस तरीके के फोर्स लगते हैं और उसका क्या फॉर्मूला होगा। ये सब चीज़ें आज हम देखने वाले हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि आज हम बायो-सावर्ट लॉ पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब हम इसके आगे की जो भी डेरिवेशंस होंगे या जो भी हम एम्पियर्स लॉ या जो भी हम एक पढ़ेंगे कि जो हमारे एक्सिस के अलोंग कितना जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, वो सब चीज़ें हम इसी बायो-सावर्ट लॉ के ऊपर देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखना है। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें टिपिकल नहीं है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, इसी फॉर्मूले को फिर हम आगे के हमारी डेरिवेशंस में यूज करेंगे। तो बायो-सावर्ट लॉ ने ये कहा कि आप एक वायर लेंगे, ठीक है, ये मान लीजिए कोई एक वायर है, इस वायर कुछ इस तरीके से है, इस वायर का आपने एक एलिमेंट ले लिया, स्मॉल एलिमेंट आप लेंगे। ठीक है, एक ये मैंने आपको थोड़ा बड़ा दिखाया है, ये इतना बड़ा नहीं है पर लेकिन आपको पूरी तरह से इस पर दिख जाए तो वो मैंने इसलिए थोड़ा सा बड़ा लिया, इतना बड़ा नहीं लेना, एक छोटा सा लेना है। तो देखो ये एक पूरा वायर है जिसकी लेंथ है L, तो एक मैंने एक छोटा एलिमेंट ले लिया DL, DL मैंने ले लिया। तो ये जो DL है, जो स्मॉल एलिमेंट मैंने लिया है,
तो ये जो DL मैंने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है, तो इस स्मॉल एलिमेंट से मैं एक P मान लीजिए, आप एक कोई डिस्टेंस है जिसके ये कोई अपना पॉइंट है और R डिस्टेंस पे हमारा ये रखा हुआ है। अब देखिए, और जो ये है, जो हमारा एलिमेंट है, इससे और इस वायर के बीच में एक हमारा थीटा एंगल है, ठीक है। अब देखिए, समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें हमारा I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस पे भी एक जो होगा हमारा DL DI होगा, ठीक है। अब देखिएगा इसके ऊपर हम लगा सकते हैं। देखो, अब हम इस पे वेक्टर क्यों लगा रहे हैं। सबसे पहले हमने एक वायर लिया, एक L लेंथ का हमने वायर ले लिया। तो बायो सावर्ट लॉ ये कहता है, बायो सावर्ट लॉ हमारा ये कह रहा है कि आपने अगर एक L लेंथ का वायर ले लिया, उसके अंदर एक स्मॉल एलिमेंट निकाल लिया DL, तो जो DL जो एक स्मॉल एलिमेंट है, उससे एक R डिस्टेंस के ऊपर एक P पॉइंट है, ठीक है। तो DL जो है हमारा, उससे एक R डिस्टेंस पे हमारा P पॉइंट है। तो इस P पॉइंट के ऊपर जो ये P पॉइंट है, यहाँ पर आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये पूरा एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है B, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपने इसमें एक I करंट फ्लो कराया, वायर है, वायर को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जिसकी डायरेक्शन इधर है और ये B है। इसकी डायरेक्शन इधर होने का मतलब ये है कि ये जो, देखो, जब भी हम डायरेक्शंस की बात करेंगे तो हमारे जो B की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होती है आपके सिस्टम के। क्यों होती है? क्योंकि देखो, इसमें हमेशा फॉर्मूला आता है आपका साइन थीटा में, और साइन थीटा अगर 90 डिग्री नहीं होगा, अगर आपका साइन थीटा 90 डिग्री नहीं होगा तो आपका जो है ये जीरो हो जाएगा। अगर इसी के अलोंग आपने अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड रख लिया तो आपका पूरा जो फोर्स है वो जीरो हो जाता है, फिर उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। तो हमेशा आपका जो भी डायरेक्शंस होंगी, आपकी आई की डायरेक्शन है, उसके अपन परपेंडिकुलर लेते हैं हमेशा बी की डायरेक्शन को। तो अब इस पर शो नहीं कर सकते, मतलब ये आपके इस ऐसे बाहर की तरफ होती है, ये हम देख लेते हैं, है ना। अब देखिए, मैं इसमें एक चीज़ कहना चाह रहा था कि आपने DL एक एलिमेंट ले लिया, एक छोटा एलिमेंट ले लिया, तो हमने इसका एक वेक्टर होगा, क्योंकि अब एक हम यहाँ पर B की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा जो, देखो, ये जो एलिमेंट है उससे P का एक थीटा एंगल मेरा बनाता है, ठीक है। अब देखो, इसमें एक रूल काम करता है। रूल क्या कहता है कि आपकी जो आई की डायरेक्शन है, तो आई की डायरेक्शन में आप जब इन फिंगर्स को, समझिएगा, आई की डायरेक्शन में इन फिंगर्स को रख के रोल करते हो, तो जो थंब की डायरेक्शन है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरा डायरेक्शन आई की इधर है तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड आपको नीचे की तरफ शो करेगा। अगर आई की डायरेक्शन इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आपको शो करेगा। ये स्टीफन का आपका राइट हैंड रूल होता है, ठीक है। तो देखो, इसको हमेशा ऐसे समझो कि आपकी आई की डायरेक्शन इधर है, आपने अपनी फिंगर्स को लो और इस आई की डायरेक्शन में मूव करा दो, ठीक है। आपने ऐसे करा दिया तो आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आ जाएगी? अप और ऊपर की साइड आ जाएगी। अगर यही नीचे की तरफ होता तो आप अब अपने हैंड को ये लीजिए, कुछ इस तरीके से रखोगे, तो अब आपकी डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड की आ जाएगी वो नीचे की तरफ आ जाएगी। ये बात आपको क्लियर हो गई बिल्कुल अच्छे से। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि आपका आपने बायो सावर्ट लॉ, एक DL की छोटा एक एलिमेंट लिया, उसको आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसकी डिस्टेंस है आपकी R, ये पॉइंट P हमने कंसिडर कर लिया। इस P पॉइंट पे अब हम मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखेंगे कि यहाँ कितना आ रहा है विथ रेस्पेक्ट ऑफ आपका जो ये स्मॉल एलिमेंट है वो। अब आप कहेंगे सर पूरा वायर की लेंथ अगर L है तो मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ DL को। अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा जो भी आपको लिमिटेशंस दी होंगी, तो आप इजीली फाइंड आउट B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो बायो सावर्ट ने कहा कि आपका जो B है वो I के परपेंडिकुलर होता है। जो आप I यूज़ कर रहे हैं, ये आप I यूज़ कर रहे हैं, तो ये DI हो जाएगा, ठीक है। DI हो गया। देखो, I छोटा बड़ा हो सकता है, इससे कोई इशू नहीं है, आप जो भी लेना चाहे ले सकते हो। तो B जो है आपके DI के हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला जो बनता है B बराबर
4 पाई आई, ठीक है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारा जो b है वो i के प्रोपोर्शनल हो गया। आप देखो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो कि b मेरा सर i के प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है, i के प्रोपोर्शनल हो गया, dl के प्रोपोर्शनल हो गया, और आपका आर स्क्वायर के अपॉन आर स्क्वायर, बाकी सब कांस्टेंट है। ये म्यू 0/4 पाई जो है वो आपका कांस्टेंट होता है। इसका जो होता है 10⁻⁻7 Cn अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका वो होता है 10⁻⁻7 के समथिंग इसकी वैल्यू होती है। तो ये तो कांस्टेंट हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे, वो ध्यान से देखिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आपका b i के प्रोपोर्शनल है, i के प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब जितना ज़्यादा करंट होगा, सीधी बात है, अगर किसी वायर में जितना ज़्यादा करंट होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज़्यादा होगा। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, जो हमने स्टार्टिंग के जो हमारे वीडियोस पढ़े हैं कि जितना ज़्यादा आई होगा, जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा किसी भी वायर के अंदर, तो उसमें बी भी आपका वो होगा, आई कम होता जाएगा, आपका बी की भी वैल्यू कम होती जाएगी। देखो बी जो है आपके डीएल पे कितना एलिमेंट आप स्मॉल ले रहे हो उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे मेन बात है कि आपका बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। देखो सीधी बात है कि इसके आसपास जो भी जनरेट होगा, ठीक है, जो भी जनरेट होगा हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस वायर में जितना आई फ्लो होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो ये पी पॉइंट जितना ज़्यादा दूर होगा आपसे, आपके स्मॉल एलिमेंट से, ये पी पॉइंट की डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, आपका आर मतलब जितना ज़्यादा होगा तो आपका बी भी उतना ही कम और ज़्यादा होगा। समझ में आ गई? तो मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ कि b की वैल्यू, देखो सिंपल बात है ये कि ये चीज़ हमारे को, आपने ध्यान दिया होगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जब हम निकाल रहे थे किसी भी चार्ज पार्टिकल का, क्योंकि यहाँ पे भी चार्ज पार्टिकल ही है, ठीक है, तो किसी भी चार्ज पार्टिकल का आपने जब निकाला था इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो वहाँ वो क्या आया था, E बराबर KQ बाय आर स्क्वायर, यही आया था। ये आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए था, ठीक है, E बराबर KQ बाई आर स्क्वायर। वहाँ पर क्या था, K तो कांस्टेंट था, तो ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है। तो मेरा E जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था Q के, यहाँ B मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। ये सिमिलरिटीज़ है। आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करो चाहे इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करो, वहाँ हम चार्ज पार्टिकल की बात करते थे और यहाँ हम सारी बात करंट की करते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ देखेंगे कि जो B मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है I के, मतलब जितना ज़्यादा I हो गया आपका उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी हो जाएगा। सिमिलरली आपका E जो है यहाँ पर, वो E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है Q के, और E जो है 1/r स्क्वायर के अगेंस्ट है, ठीक है, इन्वर्स में है। यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यहाँ इन्वर्स में है। तो आप एक चीज़ सिमिलर देखेंगे कि ये जो है आपका, ये जो कंडीशन है और ये कंडीशन है, दोनों आपकी इक्वल हो रही है कि आपका B जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के है, और E भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके Q के है। तो दोनों चीज़ें आप यहाँ देख रहे हैं कि B भी आपका I के प्रोपोर्शनल है और E जो है आपके Q के प्रोपोर्शनल है। तो एक सिमिलरिटी होगी। दूसरी सिमिलरिटी आप ये देखोगे कि जो B जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो सिमिलरली आपका देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी आपका 1/r स्क्वायर के, मतलब जितना ज़्यादा आप उससे दूर जाते जाओगे आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों ही कम हो जाता है। तो हमें ये सिमिलरिटी दोनों को पता चल रही है। इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात हो रही है चार्ज पार्टिकल की, यहाँ हम करंट की बात कर रहे हैं एक वायर के अंदर, ठीक है। तो दोनों में आपको सिमिलरिटी समझ में आ गई कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है और दोनों में हम एक ही चीज़ कर रहे हैं। दोनों में ही देखो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ हम इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करते हैं। यहाँ हमारा चार्ज पार्टिकल मोशन में नहीं था, यहाँ हमारा चार्ज पार्टिकल मोशन में है, बस इतना फ़र्क है। क्योंकि आई क्या है, करंट, करंट में क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो चार्ज पार्टिकल में होगी, ठीक है। तो मैं जो ये चीज़ कह रहा हूँ कि दोनों में सिमिलरिटी आपको समझ में आ गई कि B और I प्रोपोर्शनल है, या E और Q प्रोपोर्शनल है, या E 1/r स्क्वायर मतलब इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, और यहाँ B इन्वर्स प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो ये जो मेरा फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये जो मैं आपको ये बॉक्स में बंद करके दे रहा हूँ, इसको अब हम आगे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आपने एक चीज़ नोट करी कि यहाँ पर साइन थीटा भी आ रहा है, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी कितना थीटा एंगल पे है। तो यहाँ आप चार्ज पार्टिकल को कहीं पे भी रख सकते हो, यहाँ कोई साइन थीटा कोस थीटा का चक्कर नहीं है। अब देखो ये तो हो गई थी आपकी सिमिलरिटी की। सिमिलरिटी क्या क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड में हम जब रख रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर बी और ई में क्या क्या सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी मैंने आपको बता दी। डिससिमिलरिटी क्या है, डिससिमिलरिटी का मतलब कि यहाँ आपका साइन थीटा है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के साइन थीटा, जबकि यहाँ आपका कोई साइन थीटा कोस थीटा का चक्कर ही नहीं है। मतलब किसी भी एंगल पे आप यहाँ देखो थीटा बदल जाएगा अगर आप इस पी पॉइंट को यहाँ ले आओगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप इस पी की डायरेक्शन, अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करोगे, अगर आप इस पी को उठा के यहाँ ले आओगे, तो अब मेरा थीटा एंगल चेंज हो जाएगा, तो मेरा बी भी चेंज हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है। बट यहाँ मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ मेरा आप उसमें मैंने कुछ इस तरीके से बताया था आपको कि ये आपका एक चार्ज पार्टिकल है और आर डिस्टेंस है ये, ठीक है, ये पॉइंट पी था आपका। अब इस पी पॉइंट को आप कहीं पे भी ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, अलग अलग डायरेक्शन में ले जाओ, तो आपका कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि साइन थीटा है ये। साइन थीटा हो गने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई थीटा ही नहीं है। जब थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो आपका ई तो यहाँ पर डिपेंड ही नहीं कर रहा थीटा पे, पर आपका बी यहाँ पर थीटा पे डिपेंड करता है। तो ये इन दोनों में एक डिससिमिलरिटी होती है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड में और आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड में। तो आपको दोनों पता होनी चाहिए कि दोनों में क्या डिससिमिलरिटी है, क्या क्या सिमिलरिटीज़ है वो मैंने आपको बता दी, और क्या क्या डिससिमिलरिटीज़ है वो भी मैंने आपको बता दी। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब हम जब आगे बात करेंगे, और एक डायरेक्शन, हमेशा आप करंट के डायरेक्शन में आप रखेंगे आपकी फिंगर्स को, आपकी फिंगर्स हमेशा करंट की डायरेक्शन में होंगी, तो आपका जो थंब होगा वो आपको बता देगा कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। अगर आई की डायरेक्शन इधर है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी। अगर ये नीचे की तरफ होता तो अब ऐसे हो जाता, ऐसे होगा तो अब आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगी। डायरेक्शन का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या इसमें हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि अब जो आगे के डेरिवेशंस हम यूज़ करेंगे उसके अंदर हम ये बी ही निकालेंगे, हर पॉइंट पे बी निकालेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे आगे कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली क्या बी आएगा, आपका वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली क्या आएगा, एक सर्कुलर मोशन होगा तो क्या आएगा, वो सब चीज़ें हम आगे के वीडियोज़ में देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम वो आगे की वीडियोज़ में देखेंगे, एम्पियर्स लॉ में भी इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारा बायो-सावर्ट लॉ यही कहता है कि बी जो मेरा है डिपेंडेंट करता है आई के ऊपर, डी एल के ऊपर, आर स्क्वायर के ऊपर, और ये बी आपका डिपेंड करता है साइन थीटा के ऊपर। मतलब आपके साइन थीटा का उठा दो, थीटा भी लिख सकते हो कि थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जबकि आपका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ आपकी क्यू और आर पे डिपेंड करता है। ये इतनी चीज़ों पे आपका मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। तो इसको आपको याद रखना है बायो-सावर्ट लॉ को, कि आपका ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को आप टिक लगा लो, ये आपको हमेशा एनी टाइम याद रहना चाहिए। आगे फिर हम इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे कि कोई भी हमारा एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, वो आपका मूव कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो हमारे कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ होती है, तो इसको हम इस तरीके से लेंगे कि मोशन कर रहा है एक चार्ज पार्टिकल आपका, है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो लग रहा होगा, तो वो किस तरीके से मूव करता है ये हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले आपका ये केस 1 ले लेता हूँ मैं। केस 1 में ये ले रहे हैं हम कि एक चार्ज पार्टिकल है आपका Q, v वेलोसिटी से वो जा रहा है, ठीक है, और ये आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ये कोई चार्ज पार्टिकल है Q जो कि वेलोसिटी v से आपका एक मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है। तो देखो इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके चार्ज पार्टिकल के जो भी होगा चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट उसके अलोंग ही होगा,
इसके अलोंग ही जा रहा है वो, तो हमारा जो थीटा, क्योंकि देखो फोर्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर होता है मेरा Q, देखो ये मैंने आपको बता रखा है V क्रॉस B, और जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये मेरा हो जाता है F बराबर QVB साइन थीटा। तो जब मेरा चार्ज पार्टिकल उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट है, समझिएगा बात को, कि जब मैं बात कर रहा हूँ कि केस 1 में आपका कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में आपका B मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है इसके अंदर, तो वो F बराबर QVB होगा। ये आपको क्लियर हो गया? जो F बराबर QVB, तो F बराबर QVB साइन थीटा होता है, F बराबर QV क्रॉस B मैंने आपको बता रखा है ये, तो F बराबर QVB साइन थीटा होता है। तो केस 1 में तो मेरा थीटा उसी एंगल पे, मतलब मेरा 0 डिग्री है तो 0 डिग्री ही रहेगा। तो यहाँ मेरा थीटा जब अगर मैं यहाँ 0 डिग्री रख देता हूँ तो मेरा F कितना हो जाएगा, F मेरा हो जाएगा 0, मतलब मेरा इसके ऊपर चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसका कोई इम्पैक्ट आपके इस चार्ज पार्टिकल पे नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इसकी डायरेक्शन और आपके मैग्नेटिक एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन आपकी सेम हो गई। सेम हो गई तो आपका थीटा हो गया आपका 0। तो जब थीटा आपका 0 हो जाएगा तो आप इसको लिखेंगे कि सर थीटा बराबर 0 डिग्री, इसलिए F बराबर भी मेरा 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा 0 होता है, 0 पे 0 होता है। तो आपने ये देखा कि सर इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि फोर्स देखो लग भी नहीं सकता, क्योंकि आपने खुद ने देखा है कि इसमें हम सारी जो बात करेंगे कि आपका मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो भी सिस्टम है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ आपका सिमिलर ही हो गया, एक ही डायरेक्शन में दोनों हो गए। एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से आपका जो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। ये तो आपका हो गया केस 1। केस 2 क्या कहता है कि देखो डायग्राम थोड़ा गंदा सा बन सकता है, कि ये कोई चार्ज पार्टिकल है, देखो ये आपके B की डायरेक्शन है, ये आपका B है जो कि आउटवर्ड है और परपेंडिकुलर भी है। इस क्रॉस का मतलब यही होता है, ठीक है। मैं इसको अब ज़्यादा ठीक है, ये इधर भी है ऐसे, आपको मतलब ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका क्या होगा, जब कोई मान लीजिए यही चार्ज पार्टिकल Q अगर आपकी V वेलोसिटी से इसके अंदर एंटर करता है, B आपका परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो देखो ये हर पॉइंट पे इसकी एक V होगी और F होगा सेंटर के अकॉर्डिंग। या आपने इसका सेंटर मान लिया C, इसको मैंने O ले लिया नाम, ठीक है। ये यहाँ गया तो इसकी वेलोसिटी हो गई इधर और इसका फोर्स हो गया इधर, ठीक है। ये फोर्स की डायरेक्शन है। सिमिलरली ये यहाँ आया घूम करके, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स मेरा लग रहा है, तो वेलोसिटी हो गई इसकी इधर और F हो गया मेरा इधर। सिमिलरली वेलोसिटी मेरी इसकी इधर और F हो गया मेरा इधर। कहने का मतलब मेरा ये है, हम इसको कुछ इस तरीके से समझेंगे बात को, कि इसको हम इस तरीके से समझेंगे बात को कि आपका जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड है एक तो आपके परपेंडिकुलर है, ठीक है। और आपने मान लिया कि ये Q एक चार्ज पार्टिकल है, ये Q जो चार्ज पार्टिकल है ये V की डायरेक्शन मतलब V वेलोसिटी से अंदर गया। जब ये अंदर जाएगा इधर की तरफ, तो इसके ऊपर भाई वेलोसिटी से V से ही जाएगा और इस पर जो फोर्स लगेगा वो आपके सेंटर की तरफ होगा, ठीक है। इसको हम सेंट्रिक फोर्स भी बोलते हैं, जो कि अंदर की ओर इसको मूव कराएगा, मतलब अंदर की ओर इसको खींचेगा। तो ये क्या होगा कि ये फिर ऐसे न जाके घूम जाएगा, इसलिए ये पूरा एक सर्कल पहले नहीं बनाया होता, ये एक्चुअली इसकी डायरेक्शन है ये,
ये इस तरीके से मूवमेंट करेगा पूरा का पूरा कंप्लीटली इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। तो ये कोई सर्किल पहले नहीं बनाया हुआ, ये तो एक्चुअली में मैंने बना दिया। बाकी बात ये है कि ये इधर v वेलोसिटी से फिर ये इधर न जा करके ये घूम जाएगा और हमेशा सेंटर की तरफ से फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, F बराबर देखो QVB होता है, ठीक है। ये आपका FB हो गया। अभी मैंने साइन थीटा नहीं लिया है, साइन थीटा को 90 डिग्री ले लो क्योंकि परपेंडिकुलर है हमारा B, तो साइन थीटा 90 डिग्री 1 हो गया। तो FB मेरा हो गया QVB और मेरा FC होगा mv²/r। तो जो इसकी जो रेडियस है, क्योंकि अब सर्किल बन गया तो सर्किल है तो उसकी कोई रेडियस भी होगी, ठीक है। तो उस रेडियस के अकॉर्डिंगली हमें पता है, ये हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है, mv²/r होता है, ठीक है। आपका FB है QVB साइन थीटा 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री है मतलब B की डायरेक्शन बाहर की तरफ, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो QVB साइन थीटा 90 डिग्री 1 हो गया। तो FB बराबर मेरा हो गया QVB। अब देखो FB बराबर FC में लिख सकता हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये QVB बराबर mv²/r। एक V से ये आपका एक V कैंसिल हो गया, तो R बराबर आ गया मेरा mv/QV। तो आपने एक चीज़ देखी क्या कि आपका R जो है वो डिपेंड कर रहा है आपके V के, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसके आपके इन्वर्स के प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो ये हमारा फॉर्मूला जनरेट होता है, क्योंकि देखो इसमें ये खुद ये सर्किल की डायरेक्शन ले लेगा, ये खुद आपका जो चार्ज पार्टिकल Q है, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख लो आप, ठीक है। और ये जा रहा है वेलोसिटी V से, तो ये जो वेलोसिटी V से जब जाएगा तो ये इधर जाएगा, तो ये इसको पूरा इधर बाहर ना निकल के पेनिट्रेट नहीं करेगा और ये घूम जाएगा और इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, है ना। तो हमें R बराबर mv/QB निकाल दिया। तो ये हमारा केस नंबर 2 होता है। तो मोशन हो रहा है ये आपका इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मोशन का ये कंसेप्ट होता है, ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, छोटा कंसेप्ट है। एक पहला आपका केस हो जाएगा कि वो सिमिलर डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो B के, और एक बार वो सर्कुलर में हो। यहाँ तो साइन थीटा 0 हो गया तो मेरा फोर्स भी 0 हो गया, पर यहाँ ऐसा नहीं होगा। FB मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स हो गया मेरा QEB और सेंट्रिक फोर्स हो गया मेरा mv²/r। दोनों को मैंने निकाला तो मेरा R की वैल्यू हो गया mv/QB। तो इस तरीके से हम देखते हैं इसको, है ना। तो ये एक बहुत छोटा कंसेप्ट था, मोशन का था कि मोशन जो होता है मैग्नेटिक फील्ड में वो कौन कौन सा होता है, तो वो हमने इसका फॉर्मूला निकाल लिया। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो हम सर्कुलेशन मोशन पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन से फॉर्मूला जनरेट होते हैं, और एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा टॉपिक था ये, और उसके पहले हमने जो डिस्कस किया वहाँ पे बायोट-सावर्ट लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, तो मैंने दोनों को एक ही उसमें समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।